नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके बीच आया हूँ, मगर अब की थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट लेकर के आपके बीच आया हूँ। एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है विनय सर के द्वारा, शायद आपको बताया भी गया है। और अभी तक आपने मुझे जो है संस्कृत पढ़ाते देखा होगा, मैथ पढ़ाते देखा होगा, तो इस बार मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ नवाचार करने का प्रयास किया हूँ। आपके बीच एक नए सब्जेक्ट के रूप में हिंदी, और हिंदी में भी एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। मुझे लगता है ये टॉपिक वीडियो देखने वाले में से जितने भी लोग होंगे मैक्सिमम वो ये टॉपिक अभी तक पढ़े नहीं होंगे लिब्रस में ऑफलाइन आकर के। और उस टॉपिक का नाम है आपका समास। और नीचे थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देता हूँ यहाँ से। दिखाई दे रहा है? चलिए, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, हमें लगता है कि ये टॉपिक जो है समास, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसकी महत्ता पर पहले चर्चा कर लें। अगर आप सीटेट के विद्यार्थी हैं तो हमें लगता है सीटेट में अगर व्याकरण से देखा जाए कि हिंदी व्याकरण से कौन सा टॉपिक आता है, तो एक संधि और समास और प्रत्यय, हमें लगता है यही तीन टॉपिक जो होते हैं वो हिंदी की पेडागॉजी के अतिरिक्त आते हैं, है ना। घूम फिर के वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप उठा करके पेपर देखिएगा। सीटेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप सीटेट के विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर आपके लिए समास, संधि, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल हम आपके बीच जो है समास लेकर के आए हुए हैं। अगर आप टेट के विद्यार्थी हैं तब तो आपको बताने की ही आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरह से आपके एग्जाम में प्रबल एकदम विश्वास है कि आपको इससे 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाना है। अगर आप पीआरटी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का जो सामना करना है, उसमें भी ये कंफर्म है कि आपको समाज से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से देखा गया कि ये सभी जितने भी स्ट्रीम के लोग इसे देख रहे होंगे, समाज से उनको प्रबल संभावना है कि एग्जाम में एक प्रश्न जरूर मिल जाए। बस अंतर क्या होगा, प्रश्नों के स्तर का होगा। हो सकता है एक लेवल डाउन मिले, एक लेवल अप मिले, तो हम आपको एकदम नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं, टॉप टू बॉटम, है ना। टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप, सॉरी। तो ऐसी स्थिति में आपको पढ़ाना है हमें समास। सबसे पहले हम समास का अर्थ जानेंगे, है ना। इसका अर्थ अगर आप जान लेंगे तो इसका परिभाषा समझना एकदम बेहद आसान हो जाएगा। तो आजकल जो है एक ट्रेंड चला है एग्ज़ाम में, है ना। पहले जो एक नॉर्मल सवाल पूछा जाता था, पीताम्बर में कौन सा समास है, नीलकमल में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे। अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब जो है उसका विग्रह पूछ लिया जाता है। अगर आप सीटेट का पिछला पेपर दिए होंगे, है ना, तो आपको याद होगा कि हिमालय से रिलेटेड एक पद्यांश आया था और उसमें जो है पूछ दिया था नीचे, तो समास नहीं पूछा था, समास का विग्रह पूछा था। तो जब विग्रह पूछ देता है तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा पेपर कठिन हो जाता है। तो आपको जो है दोनों पर अब कमांड बनाने की आवश्यकता है। पहले क्या होता था, समास लोग पढ़ते थे, समास के ट्रिक पढ़ लेते थे जल्दी जल्दी कि कौन कौन से समास में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और तुरंत एग्जाम में जाकर बैठ जाते थे। मगर अब जब तक आप विग्रह नहीं समझे रहेंगे तो हमें लगता है तो ऐसी स्थिति में आप सीटेट का पेपर, मुख्यतया पीआरटी का पेपर हल नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक टेट की बात करें तो पिछली बार जब आप टेट का पेपर दिए होंगे तो आपको लग गया होगा कि पेपर का स्तर एक लेवल अप किया गया है। तो जब एक लेवल अप बढ़ाया गया है तो निश्चित रूप से समास के भी प्रश्नों का स्तर अगर उसको बढ़ाना होगा तो वो एक लेवल बढ़ा करके विग्रह तक आपको जरूर पहुंचाएगा। तो हम लोग जो है पहले इस समास का अर्थ समझेंगे। तो इस समास का सिंपल सा अर्थ होता है संक्षेपीकरण, या संक्षिप्तीकरण, या संक्षेपण, या संक्षेप, जो कुछ भी आप समझ लें। समास का मतलब क्या होता है, केवल इतना मतलब होता है संक्षेपीकरण। अब सवाल उठता है किसका संक्षेपीकरण, क्यों संक्षेपीकरण। तो संक्षेपीकरण का क्या आशय है, किसी चीज़ को छोटा करना, छोटे रूप में व्यक्त करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को अगर आप कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब आप वहीं पर संक्षेपीकरण कर रहे हैं। और संक्षेपीकरण करते समय आप ज़्यादा जगह को कम जगह में बदल देते हैं, ज़्यादा समय को कम समय में बदल देते हैं, है ना। सहूलियत हो जाती है पढ़ने में, बोलने में, याद करने में, इन सारी चीज़ों का लाभ होता है संक्षेपण से। और संक्षेपण यहाँ करना किसका है, तो समास कहता है कि यहाँ पर संक्षेपण पदों का करना है। किसका करना है, पदों का करना है। पद क्या है ये भी आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे हिंदी का शुरुआती चैप्टर शब्द, है ना। पद और शब्द में थोड़ा सा ही अंतर होता है। जैसे राम एक शब्द है और इसी राम को अगर किसी वाक्यों में प्रयुक्त कर दिया जाए तो यही राम क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पदों का संक्षेपीकरण करने के लिए समास की आवश्यकता पड़ जाती है। अब सवाल उठता है कि तब सिंपल सी बात है कि एक से अधिक पद होंगे तभी आप उसका संक्षेपीकरण कर पाएंगे।
तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर मिनिमम आप कहेंगे कम से कम 2 पदों का संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। और निश्चित रूप से अगर आप किसी दो पद उठाएं और उन दोनों पदों का आप संक्षेपीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? एक नया निर्मित होगा, एक नया शब्द निर्मित होगा, और वो कितना पद होगा? एक ही पद होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पदों को आपने क्या किया है? मिला दिया है। मिलाने से क्या तैयार हुआ? एक नया पद तैयार हुआ, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि आप एक छोटा सा डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं कि कम से कम 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से जब एक नवीन या सार्थक नया पद निर्मित होता है, नया शब्द निर्मित होता है, तो उसे हम समास कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर 2 पदों को हम आपस में मिलाना चाहते हैं तो अभी तो मिल नहीं जाएगा। निश्चित रूप से कि उन दोनों पदों के बीच में उनके बीच पारस्परिक संबंध बनाने वाला कोई न कोई शब्द होगा, तभी वो दोनों शब्द आपस में जुड़ पा रहे होंगे। तो पद की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों शब्दों के बीच में कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा, कोई खंड होगा, कोई प्रत्यय होगा, कोई ना कोई ऐसा लिंक जरूर होगा जो इनको इनसे जोड़ता होगा। और जब हम समास कर रहे होते हैं तो बस उसी का क्या करते हैं? बीच से लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, और वो दोनों के दोनों पदों को आपस में आराम से मिला देते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस डेफिनेशन को और अच्छा बना सकते हैं ये कह के कि 2 या 2 से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके बीच के विभक्ति आदि चिन्ह का लोप हो जाए, गायब हो जाए। विभक्ति आदि चिन्ह मतलब जैसे कारक का चिन्ह हो, है ना, कोई प्रत्यय हो, कोई योजक शब्द हो, उनको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब मिल करके नया शब्द निर्मित होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, तो अब इसके एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक चलता फिरता एग्जाम्पल ले लें आपके लिए। अगर हम लेते हैं, चलिए, राजा का पुत्र। आपको दिखाई दिया कि मैंने 2 पद ले लिया। एक मुख्य शब्द आपको दिख रहा होगा राजा, एक शब्द दिख रहा होगा पुत्र, और इन दोनों में पारस्परिक संबंध व्यक्त करने वाला कौन है? तो आप कहेंगे वो कौन है? का है। अगर ये न रहे तो राजा का पुत्र से कोई संबंध नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि 2 शब्द अगर आप उठा रहे हैं तो उन दोनों शब्दों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने वाला कोई ना कोई योजक शब्द जरूर होगा। और जब आप इन दोनों पदों का संक्षेपीकरण करना चाहेंगे ना तो यही बीच में दिक्कत पैदा करेगा, और इसीलिए इसका तत्काल क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। लोप माने क्या हो गया? गायब कर देना, ये रहेंगे ही नहीं। और जब ये नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, यही था तो नहीं जोड़ने दे रहे थे। और जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमें लगता है एक नया शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या? राजपुत्र। और आप कहेंगे कि ये जो राजपुत्र बना, कैसे बना? राजा का पुत्र से संक्षेपीकरण, यही संक्षेपीकरण से होते हुए ये बना है राजपुत्र। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह दिए? समास कह दिए। और आपको दिख रहा होगा कि अब ये ज़्यादा जगह ले रहा था, कम जगह ले रहा है। इसको बोलने में निश्चित रूप से समय का भी अंतर आएगा। हम दैनिक जीवन में समास का प्रयोग किए बिना रह ही नहीं सकते, है ना। आप कोई भी शब्द बोलते होंगे, मैक्सिमम कोई भी वाक्य बोलते होंगे, बड़े से बड़ा, हमें लगता है न जाने उसमें आप कितनी बार समास का प्रयोग करते होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं आज हम भरपेट भोजन किए, आपने बोला भरपेट, इसमें भी समास है। आप कहते हैं कि आज हम विद्यालय नहीं जाएंगे, इसमें आपने बोला विद्यालय, विद्यालय में क्या है? समास है। आपने कहा कि अरे अन्ना जी बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण आप जो बोल रहे हैं इसमें भी समास है। अगर आप समास न रहता मान लीजिए तो हमें लगता है आप आमरण बोल नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में आप इसको और थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं। आप कहते हैं कि अन्ना जी बैठे हुए हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि मर बिला नहीं जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि इस शब्द को बोलने में, और जब आप ऐसे बोल रहे हैं कि आमरण अनशन पर, बहुत कम समय में आप पूरी बात कह दे रहे हैं। आपको जब कहना है कि हम भरपेट भोजन करना चाहते हैं, अब आप समास को हटा दीजिए, आपके पास समास ही नहीं है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हम तब तक भोजन करना चाहते हैं जब तक कि हमारा पेट पूरी तरह भर न जाए। आपने देखा कि इसी पूरे वाक्य को हमने खींच मारा पूरा। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि हम ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें समास हो। आप कहना चाहते हैं कि हम विद्यालय जा रहे हैं या हम विद्यालय जाएंगे, और अगर हम कहते नहीं समास का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप कहेंगे कि हम वहाँ जाना चाहते हैं जो विद्या का घर हो, जहाँ विद्या दी जाती हो। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि किसी शब्द को हम जो विद्यालय बोल के, भरपेट बोल के, हाथों हाथ बोल के, आमरण बोल करके अपने सेंटेंस को न केवल सहज बल्कि बड़ा ही प्रभावी बना देते हैं। और अगर वही समास आपसे छीन लिया जाता है तो आप उसी वाक्य को पूरा तोड़ते मरोड़ते हुए बात अपनी कहते हैं, मगर
वो उतना प्रभावी नहीं रह जाता। तो आप दैनिक जीवन में समास संधि का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको पता नहीं होता है कि यही तो समास है। मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं कि जहां आपने बोला कि राजा का पुत्र, वहां पर अगर आप थोड़ा सा हिंदी के मेधावी छात्र होंगे, आप किसी मंच से बोल रहे होंगे, तो सिंपल से आप वहां पर राजपुत्र ही इस्तेमाल करेंगे, और वहीं आप समास का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके योजक शब्द या विभक्ति या कारक का चिन्ह आपने क्या किया, इसका लोप कर दिया। लोप ज्यों ही किया कि ये दोनों शब्द आपस में मिल गए और ये क्या बन गया, राजपुत्र बन गया। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन यहाँ पर साफ साफ चरितार्थ होता है। डेफिनेशन आपने बोला भी था कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलकर, शब्द या पद जो भी बोले, मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए पद का निर्माण करते हैं, और उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो हम कहेंगे कि मिलते समय जब उनके विभक्ति आदि योजक चिन्हों का क्या हो जाए, लोप हो जाए, योजक शब्दों का लोप हो जाए, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हमें लगता है आप समास का डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मगर हम आपके अंदर एक क्रॉस क्वेश्चन पैदा करते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पे भी संक्षेपीकरण हो रहा है, और जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि विद्यालय और यहाँ लिख देते हैं विद्यालय, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी तो संक्षेपीकरण ही हो रहा है, तो क्या ये संधि भी तो है? आप कह सकते हैं ये संधि हो रहा है, यहाँ पर संधि नहीं हो रहा है, यहाँ पर समास हो रहा है। अब सवाल उठता है कि तब संधि को समास कहें कि समास को संधि कहें, कि जो संधि है वही समास है या जो समास है वही संधि है, या दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार के तमाम क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि उठ रहे होंगे, तो मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि समास और बेसिकली संधि, इन दोनों में अंतर क्या है ना। तो समास और संधि में सबसे पहला अंतर जो है वो ये समझ लीजिए कि समास में क्या होता है, पदों का योग होता है। यहाँ पर मैंने पहले ही इसलिए लिखा है पदों का योग होता है, जबकि संधि में क्या होता है, वर्णों का योग होता है। ठीक है, यानी कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, पदों के मेल को समास कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी कि आपने देखा होगा कि राजा का पुत्र जब मिला तो यहाँ ज और पू में कोई विकार उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, ये आसानी से सिंपल यहीं से तोड़ देंगे तो अलग हो जाएंगे, और जोड़ भी दिए, यहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, यहाँ वर्णों का मेल नहीं हो रहा है, ये पूरा शब्द यहाँ इस पूरे शब्द से मिल रहा है। तो यहाँ पदों का मेल है और ये समास है। और आपने देखा कि यहाँ पद तो मिल ही रहा है, मगर साथ ही साथ यहाँ वाला स्वर आपस में मिलकर एक हो जा रहा है, तो ये वर्णों का मेल है, इसलिए क्या है, संधि भी है। अब आप सोच रहे होंगे तब यहाँ समास भी कहा जा सकता है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है। इनके बीच में समास भी है और संधि भी है। समास कैसे है? क्योंकि इनके बीच में कोई था, वो कौन था, का था। विद्या का आलय, आलय माने घर, तो विद्या का आलय, यहाँ पर इसका भी लोप हुआ है, और यहाँ पर ध्वनिगत परिवर्तन भी हुआ है, वर्णगत परिवर्तन भी हुआ है। तो आप एक और शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि ध्वनिगत परिवर्तन जब होता है, वर्णगत परिवर्तन जब होता है, तो वो संधि में जाता है। और जब आप वहाँ पर पदगत परिवर्तन करते हैं, शब्द के आधार पर परिवर्तन करते हैं बिना किसी वर्णों को छेड़छाड़ पहुँचाए, तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि यहाँ पर समास हो रहा है। तो ये संधि और समास में बेसिक अंतर है। ये जब आप भी कहीं भी आप जाएंगे, अगर आप साक्षात्कार में बैठे हैं, किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, और हमें लगता है कि ये आपके दैनिक जीवन के लिए भी जानना बहुत आवश्यक है कि समास और संधि में अंतर क्या है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन अक्सर यही लोग पूछ देते हैं कि संधि और समास में अंतर क्या है। और आप वहाँ अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मेरी नज़र में हमें लगता है कि आप दोनों के कॉन्सेप्ट से अनभिज्ञ हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आया होगा कि समास और संधि में क्या अंतर है। अब सवाल उठता है कि इस समास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो समास के भेद में देखा जाए तो हमें लगता है कि मुख्यतः हम कहें तो 4 होते हैं, मगर हो सकता है आप विरोध कर सकें इस बात का, मगर अगर आप ऑथेंटिक किताब में पढ़ेंगे, है ना, तो मुख्यतया संस्कृत से ही हिंदी बनी है ना, तो इस कारण से मुख्यतया समास के पहले 4 ही भेद किए जाते हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो उसमें पहला होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। दूसरा होता है तत्पुरुष, फिर उसके बाद आता है तीसरा द्वंद्व, चौथा आता है बहुब्रीहि। मुख्यतया ये 4 भेद हैं, मगर अधिकांश विद्वानों ने क्या किया, कहा कि इस तत्पुरुष के ही अंतर्गत 2 और भेद रख दिए। एक का नाम रखा गया कर्मधारय, है ना, और इसके अंतर्गत एक और भेद डाल दिया गया द्विगु। तो आपने देखा
कि ये दोनों के दोनों इन चारों में मिले, तो अब ये 5वें नंबर का मान लो या 6 नंबर का मान लो, तो आप कहेंगे मुख्यतया तो 4 थे, मगर अगर आप देखें तो सामान्यतया हिंदी में कुल 6 समास के भेद माने जाते हैं। तो आप अगर ऑथेंटिक किताबों का सहारा लेंगे तो वहाँ पर इसी तरह से समझाते हुए 6 पर लाया है, और अगर आप लोकल किताब उठा रहे होंगे तो हो सकता है उसमें डायरेक्ट आपको बता दिया जाता होगा कि समास के भेद 6 हैं। मगर आप यही चीज़ आप संस्कृत के आधार पर पढ़ते हुए जब आएंगे तो एकदम वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि समास के भेद आपको 6 बोलना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर इसीलिए मैं ऐसे तरीके से लाया हूँ कि आपकी भी बात ना कटे। आप भी यही जानते हैं 6 हैं, मैं भी यही जानता हूँ 6 हैं, मगर 6 किस प्रकार हैं वो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 6 पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, अव्ययी भाव पर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले एक सारांश के तौर पे आप क्या क्या जाने, मैं एक बार दोहराता हूँ कि समास संक्षेपीकरण है। दूसरा आपने जाना समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर उन पदों के बीच पारस्परिक संबंध बताने वाले योजक शब्दों को मिटाकर जब एक नया शब्द निर्मित होता है, सार्थक शब्द निर्मित होता है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब आप समास और संधि में अंतर जानें। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। वहाँ वर्णगत या ध्वनिगत किसी भी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद का पॉइंट आप ये जानें कि अगर कहीं समास है तो हो सकता है कि वहाँ संधि हो, कन्फर्म है, हो सकता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल में, जैसे पीताम्बर ही ले लो, पीताम्बर में समास है, आप जानते होंगे, बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है। और पीताम्बर में संधि भी तो है, पीत धन अंबर। तो अगर कोई शब्द है आपके सामने तो आप कह सकते हैं इसमें समास भी हो सकता है और संधि भी हो सकता है, ठीक है। मगर हर शब्दों में हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे, जैसे राजपुत्र एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि नहीं है मगर समास है। वहीं नीचे एग्जाम्पल लिया है विद्यालय, यहाँ पर संधि भी है और समास भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जिसमें संधि भी हो और समास भी हो, वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आप जब तोड़ेंगे तभी आपको दोनों पद दिखाई देगा, नहीं तोड़ेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो ये आपने एक पॉइंट जान लिया। अब हमने इसके बाद समास के भेदों पर चर्चा की है। तो मैंने कहा पहले मुख्यतया 4 थे, उसके बाद तत्पुरुष के अंतर्गत इस कर्मधारय और द्विगु को अधिकांश विद्वानों ने ऐड किया, जोड़ा, जिसके कारण इनकी संख्या कुल मिलाकर के 6 हो गई। और इस 6 में सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं अव्ययी भाव पर। अब आपको जानना है कि ये अव्ययी भाव किसे कहते हैं, तो इसके भी आप शब्द से ही चर्चा करेंगे तो हमें लगता है ज़्यादा अच्छा समझेंगे। अव्ययी भाव में 2 शब्द हैं, क्यों, अव्यय और भाव। तो अव्ययी भाव को जानने से पहले आपका जरूरी हो जाता है ये समझना अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय में भी आप चाहें तो अगर तोड़ के समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। इसको भी अलग कर दीजिए, एक शब्द निकला व्यय। व्यय का मतलब जानते ही होंगे, उसको भी तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं, वि धन ऐ में, मगर हम नहीं तोड़ेंगे, आप ऐसे ही समझ लीजिए। व्यय का मतलब हमें लगता है आप समझते होंगे खर्च, और अ लग गया है, निषेधात्मक उपसर्ग है, मत खर्च करो, यही ना हुआ अव्यय का मतलब, कि आप जिसे खर्च ना करें। आप सोच रहे होंगे खर्च वाली बात कहाँ से आ गई, पैसा तो है नहीं, तो पैसा ही समझिए। माना कि मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, ठीक है, और आप गए मेला वाला घूमे, और मैंने कहा कि आप इस पैसे को ले जाइए मगर कहीं खर्च मत कीजिएगा। आप पूरा घूम करके चले आए, आपके मन में बहुत सी बातें आई कि हाँ इस 10 रुपये का हम ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, मगर आपने हमारी बात का पालन करते हुए कुछ नहीं खरीदा, ऐसे का वैसा ला के 10 रुपये में दे दिया। तो हमने कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको जो धन दिया गया था वो अव्यय है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि हम कहेंगे कि उसका व्यय नहीं हुआ। अब मैं दूसरा कंडीशन, फिर से मैं आपको 10 रुपये देता हूँ और अब आपको छूट देता हूँ, जाओ इसको खर्च करते हुए आना, सारा नहीं कुछ। आप गए रास्ते में 1-2 रुपये का कोई सामान खरीदे, आपको पता चला नोट के बदले उसने चिल्लर थमा दिया 8 रुपये, वापस आए तो मुझे आप 8 रुपये दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको जो धन दिया गया वो व्यय है। आप सोचेंगे तो क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। पहली स्थिति, जब आपने अव्यय कहा तो आपने देखा कि 10 रुपये का जो नोट था वो प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति दोनों में क्या है, एक जैसा है। आप लौटा दिए तब भी वैसा ही था, जब दिए तब भी वैसा ही था। मगर द्वितीय वाले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में जब हमने कहा कि व्यय, तो आपने नोट में ले गया था, आपको नोट दिया था और आप उधर से क्या लौटा रहे हैं, उसको सिक्के में लेकर, यानी कि उसके स्वरूप में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। बस आपको यहीं से समझना है कि एक पॉइंट क्लियर है
कि स्वरूप में जब परिवर्तन ला दिए तो इसका मतलब वो खर्च हो गया, या उल्टा बोलो कि अगर किसी चीज़ को खर्च कर दिए तो निश्चित रूप से उसके स्वरूप में परिवर्तन आएगा। आप पहली स्थिति में कुछ खर्च नहीं किए, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप दूसरी स्थिति में 1 रुपये का भी सामान खरीद लिए, तब भी उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया, और मैंने कहा वहीं पर ये व्यय हो गया। अब इसी को शब्द पर लेके आते हैं। कोई शब्द है तो हम कहेंगे कि इसको अव्यय तभी कहा जाएगा जब ये खर्च ना हो, या दूसरे भाषा में हम कहें कि इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, अव्यय है। स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये व्यय हो जाएगा, मानेंगे ही नहीं। अब इसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं करना है, आप इसको तमाम गलियारों से घुमाइए। चलिए हम एक शब्द ले लेते हैं, माना कि आज एक शब्द लिए, और हम कहते हैं कि ये आज एक शब्द है और इसके स्वरूप में परिवर्तन करने का हम मन कर रहा है ज़बरदस्ती, इसको लिंग के कमरे में ले चलते हैं। आप आज को लेके गए स्त्रीलिंग वाले में, तो क्या आज का स्त्रीलिंग आप बना पाएंगे, क्या नहीं बना सकते। अब ऐसा तो कह नहीं सकते आज का स्त्रीलिंग आ जा, ऐसा तो है नहीं। आज अपने आप को स्त्रीलिंग में भी क्या रखेगा, आज रखेगा। इसको वचन के कमरे में ले जाइए। वचन में आप अगर सोच रहे हो कि चलो इसको बहुवचन बना दिया जाए, तो क्या आप आज का बहुवचन बना पाते हैं, या आजों ऐसा लिखते हैं, नहीं लिख पाते हैं। आजें ऐसा लिखते हैं, नहीं लिख पाते हैं। यानी कि ये वचन के पास जाने पर भी अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। आप इसको पुरुष में ले जाइए, प्रथम पुरुष में आइए, मध्यम पुरुष में लाइए, उत्तम पुरुष में लाइए, चाहे इसका इस्तेमाल मैं करूं, तुम करो, वह करे, इन सभी लोगों के इस्तेमाल में आज अपने स्वरूप को छोड़ेगा ही नहीं, वो हमेशा अपने आप को आज रखेगा। इसका क्या मतलब निकल के आया कि आज एक ऐसा शब्द है जिस शब्द का स्वरूप परिवर्तन होने को तैयार ही नहीं है। और दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये तो अपने आप को खर्च ही नहीं कर रहा है, और जब ये खर्च नहीं कर रहा है, स्वरूप नहीं बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं आज क्या है, अव्यय है। ऐसे तमाम शब्द आपको हिंदी व्याकरण में मिलेंगे जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि से प्रभावित होते ही नहीं है। उनको किसी भी काल में ले जाइए, किसी भी वचन में ले जाइए, किसी भी पुरुष में ले जाइए, वो अपने मौलिक स्वरूप को कभी नहीं छोड़ सकते। और यही अव्यय की एकदम सटीक व्यवहारिक परिभाषा है, जो हमें लगता है आप आज पहली बार मेरे मुँह से जान रहे होंगे, और आपको ये किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किताबों में क्या मिलता है, ऐसे शब्द जिनका स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, या ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, विभक्ति, कारक, काल इत्यादि में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। मगर आप इसके नाम से इसको नहीं जोड़ पाए होंगे कि अव्यय इसके नाम में ही था ये बात, मगर इस बात को डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है और हम वहाँ से रट लेते हैं और हमें लगता है हमें अव्यय आ गया। मगर मुझे लगता है कि आपको अगर अव्यय समझना है तो आप इसके पहले नाम पर फोकस करेंगे। ये खुद बता देगा कि मेरा लिंग नहीं बदलेगा, ये खुद बताएगा मेरा काल नहीं बदलेगा। अब यहाँ सवाल उठता है तो अव्ययी भाव क्या होगा। अव्ययी भाव का मतलब हो गया अव्यय होने का भाव। भाव आप जानते ही हैं क्या होता है, अव्यय होने का भाव। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस ले लेते हैं या कोई शब्द ले लेते हैं जिसमें हमको ये समझना है अव्ययी भाव क्या होता है। भाव आप जानते हैं, फीलिंग है ना, अव्यय होने का भाव। तो अव्यय होने का भाव मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो अव्यय बन जाए, यानी कि पहले क्या रही होगी, अव्यय नहीं रही होगी। बात समझ गए आप। तो ऐसी स्थिति में हम समझ गए कि अव्ययी भाव का एक नॉर्मल डेफिनेशन जो आपको किताब में नहीं मिलेगा, वो क्या, कि अव्ययी भाव वह समास होता है जिसमें किसी भी शब्द को आप अव्यय बना देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि उस शब्द में अव्यय होने का भाव उत्पन्न हो जाता है। यही अव्ययी भाव है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को मैं आपकी किताब के डेफिनेशन से किस तरह मैच करूंगा, ये जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पर थोड़ा विचार करिएगा। आपको लगा होगा कि ये एक नया अप्रोच है और इसका जवाब हम तक पहुंचा सकेंगे, तो आपके पास पर्याप्त साधन है, पहुंचाइएगा। तब तक के लिए